गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट्स को। तो ये पहली वर्कशीट जो है वो हमारी आज की मैथ्स की है। वो ये वर्कशीट नंबर 41 है जो 7 अक्टूबर 2020 को आई थी। तो हमारी जो पहली वर्कशीट है, जो आज की जो वर्कशीट है वो प्रैक्टिस टेस्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का, जो चैप्टर हमने किया था। शुरू करते हैं। इफ़ अ टावर इज़ 30, पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ टावर इज़ 30 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। यानी कि उन्होंने क्या बोला पहले क्वेश्चन में हमें, उन्होंने कहा इज़ अ टावर इज़ अ 30 मीटर हाई, एक टावर है जो ऐसे 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर का है। कास्ट ए शॉडो 10√3 मीटर लॉन्ग, और उसकी जो परछाई है वो 10√3 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको एंगल निकालना है ये वाला थीटा। तो हमने कहा भाई ये तो हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 10√3। कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कटा, √3 से 3 कटेगा √3, और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? 60 पे। तो आपके पहले का आंसर है 60 डिग्री। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में यहाँ लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो एक इस तरीके से एक सीढ़ी है, वो दीवार पर ऐसे टिकी हुई है, और जो एंगल बना हुई है वो बना हुई है 60 डिग्री का। इफ़ फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.5 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो पैर है वो दीवार से 2.5 मीटर अवे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी कि ये जो h है ये आपको निकालना है। h दिया है 2.5, और ये 2.5 क्या है? ये है आपका बेस। h अपॉन बी क्या होता है? सेक थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक 60। सेक 60 होता है मेरे बच्चों 2। तो 2, ये 2.5 नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू h। तो h कितना आ गया? 5 मीटर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ टावर ऑफ अ प्लेन इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर अगर h है तो शेडो कितना हो गया? h/√3। थीटा वो पूछ रहा है, थीटा की तो मैं लिखता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा बेस है, तो h अपॉन h√3। ये कट गया, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3, जो कि होता है 30 डिग्री। फिर है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज 50√3, सन्स अल्टीट्यूड इज 60। बिल्कुल सेम जैसा थर्ड क्वेश्चन किया वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन किया था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिफ्थ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर हाई। एंगल ऑफ एलिवेशन कहता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि 30 मीटर यहाँ से है, इस 10√3 मीटर हाई। तो ये आपको 10√3 दे रखा है। इसको अगर आप फिर tan थीटा लगा के सॉल्व करेंगे तो आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30, जैसा इससे पहले भी हमारी आई थी, इसमें भी आई थी ना ऐसी कुछ। चलिए, तो ये हमने सॉल्व कर लिया हमारे पहले 5 क्वेश्चंस। आंसर आपके सामने है बिल्कुल लिखे हुए, अभी भी आंसर आपके सामने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन है द टॉप ऑफ पोल्स ऑफ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड। तो बेटा दो पोल्स हैं, एक लंबा एक छोटा है, ये 16 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, और ये 2 ऊपर से कनेक्टेड है। तो यहाँ अगर एंगल बनाने की कोशिश करूँ तो ये साइड हो गई 6, क्योंकि अगर ये 10 है तो इसके सामने वाली साइड भी 10 होगी। और उसने बोला है द टॉप ऑफ पोल्स ऑफ हाइट 16 आर कनेक्टेड टू द वायर ऑफ लेंथ L, और वायर जो एंगल बनाती है वो 30 डिग्री का बनाती है। आप tan थीटा लगाएंगे और tan थीटा लगा के आपका आंसर आ जाएगा 12 मीटर। tan थीटा, इसमें आप ये अपना h अपॉन p साइन थीटा लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 12 मीटर, क्योंकि ये 6 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, परपेंडिकुलर 6, h अपॉन 6 साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। तो h की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो 12 मीटर आ जाएगी, जो मैंने टिक कर रखी है ऑलरेडी। तो ये हमने MCQ वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब 4 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10।
जिनके सॉल्यूशंस की फ़ोटोज़ मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे डाल दी है, ठीक है। और डालने के बाद उसका लिंक जो है नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट डाउन कीजिए। वैसे तो ये टेस्ट है, तो आप अपने आप भी सॉल्व करना चाहें तो अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आंसर को वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे आज की अगली वर्कशीट पे, जो कि है कार्बन कंपाउंड्स की। और आज हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, वी हैव स्टडीड टिल नाउ दैट कार्बन कंपाउंड्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ चेन ऑफ वेरिंग लेंथ्स. These chains can be branched also. In addition, hydrogen atom and other atoms of these carbon chains can also be replaced by any of the functional groups. यानी कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसे फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस कर लिया जाता है। तो हम अब आज पढ़ने वाले हैं कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में। होमोलॉगस सीरीज़ एक सीरीज़ होती है कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से एक CH2 ज़्यादा होता है। जैसे एक ये मेंबर है कार्बन का कंपाउंड है CH4, इसका जो अगला मेंबर होगा वो होगा C2H6। ध्यान से देखो क्या बढ़ा, कार्बन 1 से 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 से 6 हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बढ़ा वो एक CH2 बढ़ा। अगला मेंबर इसका होता है C3H8, उससे अगला होता है C4H10। तो ऐसे जब कार्बन कंपाउंड्स अगला कंपाउंड पिछले वाले कंपाउंड से एक CH2 ज़्यादा होता जाता है, तो इस एक CH2 के इंक्रीज़ को हम कहते हैं कि ये हमारा होमोलॉगस सीरीज़ है। होमोलॉगस सीरीज़ में जो कंपाउंड होते हैं उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये बढ़ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, बस एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इंक्रीज़ हो जाता है। इसी को हम होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। कुछ क्वेश्चन उन्होंने साइड पे लिखे हैं, होमोलॉगस सीरीज़ भी अलग अलग होती हैं। क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो बेटा डिफरेंस है एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का, जो मैंने आपको अभी भी समझाया। यहाँ पे देखो C3 था, यहाँ C4 हो गया, यहाँ H8 था, यहाँ H10 हो गया। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस। बेटा डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो 14U आएगा, क्योंकि एक कार्बन बढ़ा है और 2 हाइड्रोजन बढ़े हैं। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 2, तो टोटल कितना बढ़ गया? 14U बढ़ गया। ऐसे ही आगे उन्होंने हमें बताया, सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। देखिए एक तो होमोलॉगस सीरीज होती है एल्केन्स की, मैं आपको बता दूं 3 कंपाउंड होते हैं, 3 होमोलॉगस सीरीज सबसे मेन होती हैं। एक होता है एल्केन, इन्होंने भी इनकम्प्लीट वर्कशीट बताई है। दूसरी होती है एल्कीन, और तीसरी होती है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जो होमोलॉगस सीरीज़ होती है उसकी खास बात क्या होती है कि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें लगभग सेम रहती है, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ भी इंक्रीज़ नहीं आता। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हर एक अगले मेंबर में पिछले मेंबर के मुकाबले एक कार्बन कंपाउंड बढ़ता जाता है। चलिए फिर अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अ होमोलॉगस सीरीज, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ C4H9OH। तो ये रहा बिल्कुल आपके सामने फर्स्ट आंसर, होमोलॉगस सीरीज और एल्कोहल्स। फर्स्ट आंसर एल्कोहल का पूरा एग्जाम्पल भी इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है लिखने की। आप फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज CnH2n, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ थर्ड एंड फोर्थ मेंबर। तो CnH2n का थर्ड मेंबर,
CnH2n इसका थर्ड मेंबर निकालना है और फोर्थ निकालना है। तो थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा C3 और H3 का डबल 6 और फोर्थ क्या होगा? C4 H4 का डबल 8। ये फोर्थ मेंबर और ये थर्ड मेंबर। कैसे निकाला? n की जगह थर्ड और फोर्थ डाल दिया। अब सबको यही लगेगा कि जनरल ऐसे ही होना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे, CnH2n का पहला मेंबर कौन सा होता है? इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है बच्चों, वो होता है C2H4, यानी कि जो 2 कार्बन वाला है वो इसका पहला मेंबर है। इसका मतलब 3 कार्बन वाला जो है वो इसका सेकंड मेंबर है। तो थर्ड मेंबर कौन सा हुआ? ये 4 कार्बन वाला। और फोर्थ कौन सा होगा? C5H10, ये इसका फोर्थ मेंबर होगा। तो ये देख लीजिएगा ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन दिया है, ध्यान से लिख के ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। और हमारी दोनों वर्कशीट्स आज की कंप्लीट हो गई हैं। आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।